हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। लास्ट वीडियो में हमने ऑटोमेशन के ऊपर डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली ऑटोमेशन मीन्स क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके टाइप्स क्या रहते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल मतलब उसका पूरा ऑटोमेशन का वर्किंग कैसे रहता है, उसका ऑपरेशन कैसे रहता है एंड उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज दोस्तों हम ऑटोमेशन के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि उसका पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट क्या रहता है। ऑटोमेशन में पावर सर्किट भी रहता है एंड कंट्रोल सर्किट भी रहता है। तो ऑलमोस्ट हम पावर सर्किट के ऊपर तो काम करते हैं, लेकिन कंट्रोल सर्किट एग्जैक्टली क्या रहता है एंड कंट्रोल सर्किट कैसे क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप देखते होंगे यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग यहाँ पे पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट के ऊपर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मोटर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन के भी सर्किट्स रहते हैं। यहाँ इस पे आपने पावर सर्किट इसके ड्रॉ किए होंगे, सिंगल फेस प्रिवेंटर के भी आपने पावर सर्किट ड्रॉ किए होंगे, कॉन्टैक्टर्स एंड फिल्टर्स का यूज करके। मोटर जॉगिंग है, 3 फेज स्टार डेल्टा कन्वर्टर है। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे सर्किट्स है जिसकी आप पावर सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इज द कंट्रोल सर्किट, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले। तो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको मोटर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन के इस सर्किट का एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पे है मोटर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड को यहाँ पे एक सर्किट दिखता है जो है आपका पावर सर्किट, एंड राइट साइड को जो दिखता है वो है आपका कंट्रोल सर्किट। अब पावर सर्किट में देखिए यहाँ पे मोटर जो है वो 3 फेज एसी पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, जिसके अंदर A B C A आपके 3 फेज है एंड जो कि मोटर के 1, 2 एंड 3 इस टर्मिनल से रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे M1 एंड M2 ऐसे दो कॉइल्स आपके यूज किए, जो कि M1 जो है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए है एंड M2 जो है आपकी रिवर्स डायरेक्शन के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेज सीक्वेंस चेंज किया है। जैसे कि आपका जो फेज A का कनेक्शन है वो M2 थ्रू 2 को दिया है, B का जो है वो 1 को दिया है, टर्मिनल 1 को दिया है एंड C का जो है वो 3 को दिया है। मतलब यहाँ पे फेज सीक्वेंस, किसी भी 2 फेज का अगर आप फेज सीक्वेंस चेंज करते हो तो आपका ये टोटली सिस्टम का फेज सीक्वेंस जो है वो चेंज होता है। अगर डायरेक्शन चेंज करने तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपके कनेक्शंस के क्या करने हैं, फेज सीक्वेंस चेंज करने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड के लिए A का कनेक्शन फर्स्ट टर्मिनल को दिया है, B का कनेक्शन जो है वो सेकंड टर्मिनल को दिया है एंड C का कनेक्शन जो है वो थर्ड टर्मिनल को दिया है। एंड रिवर्स कनेक्शन के लिए M2 थ्रू, क्योंकि रिवर्स के लिए हमने M2 कॉइल यूज की है एंड फॉरवर्ड के लिए M1 कॉइल यूज की है। तो रिवर्स के लिए M2 कॉइल थ्रू A का कनेक्शन हमने 2 के टर्मिनल को दिया है, B का कनेक्शन जो है फर्स्ट टर्मिनल को दिया है एंड C का कनेक्शन जो है यहाँ पे थर्ड टर्मिनल को दिया है। मतलब यहाँ पे हमने दो फेज के सीक्वेंस चेंज किए हैं। तो इसका अब कंट्रोल सर्किट कैसे क्रिएट करना है, तो ये कंट्रोल सर्किट जो है मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, लेकिन पहले ये पावर सर्किट का मैं आपको वर्किंग बता देती हूँ, एग्जैक्टली पावर सर्किट कैसे वर्किंग होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ आपको हीटर कॉइल भी यहाँ पे दिखती है, जो हीटर कॉइल है ये मोटर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। अगर मोटर का एक्सेसिव करंट ड्रॉ करता है मेन पावर सप्लाई से, तो हीटर कॉइल का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है एंड ओवरलोड रिले जो है वो ट्रिगर करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इनिशियल लेवल पे एक्सेसिव करंट अगर फ्लो करता है वो, तो दैट्स वाई हीटर कॉइल का टेम्परेचर बढ़ता है। देयरफॉर कि आपका ओवरलोड रिले जो है वो क्या करता है, ट्रिगर करता है। तो ट्रिगर करने के बाद आपके जो कॉन्टैक्टर्स है वो कॉन्टैक्टर्स डी एनर्जाइज्ड होते हैं एंड मोटर को डिस्कनेक्ट करते हैं मेन पावर सप्लाई से। इसकी वजह से कंट्रोल सर्किट में ये ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट जो है वो कॉन्टैक्टर से सप्लाई कट ऑफ करता है। मतलब क्या करता है, आपका जो ओवरलोड रिले जो है ये पूरे मोटर को डैमेज करने से बचाता है। किससे, तो आपका ओवरलोड जो होने वाला है, टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है सडनली, तो उससे डैमेज होने के लिए ये यहाँ पे
आपको यहाँ पे वो लगाया है। अब ये M1 एंड M2 का फंक्शन क्या है, मोटर फॉरवर्ड एंड मोटर रिवर्स के लिए क्या कनेक्शन है। देखिए जैसे कि यहाँ पे फेज सीक्वेंस चेंज किया तो फेज सीक्वेंस में ऑब्वियसली फॉरवर्ड मोटर जो है आपके A1 B2 एंड C3 इस कनेक्शन के थ्रू आपकी रन होगी। एंड रिवर्स डायरेक्शन के लिए यहाँ पे फेज सीक्वेंस सिर्फ चेंज किया है, एक का टर्मिनल, एक का ए फेज का कनेक्शन सेकंड टर्मिनल को दिया है एंड बी फेज का कनेक्शन जो है वो फर्स्ट टर्मिनल को दिया है। दैट्स वाई यहाँ पे फेज सीक्वेंस चेंज होने की वजह से आपकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होंगी। देयरफॉर जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल सर्किट में टोटली आपका कंट्रोल सर्किट ही चेंज रहेगा पावर सर्किट से। आपने पावर सर्किट जो है वो अपने एग्जाम में ड्रॉ किया है, आपके सिलेबस में भी ये पावर सर्किट आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट अगर आपको एक मोटर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन का अगर आपको सर्किट ड्रॉ करना है तो आपने ऐसे पावर सर्किट ड्रॉ किया होगा। लेकिन ऑटोमेशन मतलब पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम में ये सिस्टम के लिए आपको कंट्रोल सर्किट ड्रॉ करना पड़ता है। तो कंट्रोल सर्किट जो है हम पावर सर्किट से नहीं ड्रॉ कर सकते, उसका रेफरेंस लेके हमें अलग कंपोनेंट का यूज करके कंट्रोल सर्किट बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप स्विच है एंड फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे है M1 भी है एंड यहाँ पे M2 भी है। तो जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स के लिए है, फॉरवर्ड के लिए M1 है एंड रिवर्स के लिए M2 है। तो यहाँ पे अलग अलग स्विच का यूज किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपको स्विच यहाँ पे देखते हो उसे NONC कहते हैं, जो कि आप इन डिटेल में PLC जब आपका स्टार्ट होगा तब आपको समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली NO क्या रहता है, NC स्विच क्या रहता है। NO स्विच मतलब नॉर्मली ओपन स्विच रहता है, NC मतलब नॉर्मली क्लोज स्विच रहता है एंड लेकिन उसके एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग रहते हैं, जो कि हम अभी आज नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले कि कौन कौन से इनपुट्स एंड कौन कौन से आउटपुट जो है वो ऑटोमेशन के पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका कुछ सर्किट बनाया है उसमें NO स्विच एंड NC स्विच बनाए गए, जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब आपको ऑटोमेशन का डिजाइन समझ में आता है एंड अगर एक आप लैडर लॉजिक क्रिएट करते हो तब आप खुद ये लैडर लॉजिक जो है वो आप कंट्रोल सर्किट एज ए कंट्रोल सर्किट बना सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ PLC का सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जब आपका रिवर्स बटन है ये नॉर्मली, क्योंकि फॉरवर्ड में तो कनेक्शन आपका डायरेक्टली है, मोटर के टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट किया है 1 2 एंड 3 के, दैट्स वाई वो मोटर जो है आपको फॉरवर्ड यहाँ पे आपको दिखेगी। लेकिन अगर आपको रिवर्स कनेक्शन करना है, रिवर्स मूव करना है, तो यहाँ पे सिर्फ जो ये रिवर्स है, रिवर्स का अगर आप बटन जो है वो पुश करते हो एंड रिलीज करते हो, क्योंकि जो आपका रिवर्स का बटन है वो यहाँ पे पुश बटन है। जब आप ये रिवर्स का पुश बटन आप पुश करते हैं एंड रिलीज करते हैं, देन कॉन्टैक्टर M2 जो एक कॉन्टैक्टर M2 जो है वो लैच्ड होता है उसके कॉन्टैक्ट M2 से। दैट्स वाई वो सिस्टम क्या होती है, रिवर्स कनेक्टेड होती है एंड रिवर्स वो मूव होती है। तो ये जो है आपका मोटर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन का कंट्रोल सर्किट है। अगर आप PLC का यूज करके आप बनाने वाले हो तो आपको ये जो सिस्टम है ऐसे दिखने वाली है। लैडर लॉजिक में आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे आपके इनपुट मॉड्यूल्स है एंड यहाँ पे आपके आउटपुट मॉड्यूल है। अब इनपुट मॉड्यूल यानी आउटपुट मॉड्यूल मतलब क्या रहते हैं, देखो इनपुट मॉड्यूल मतलब जो भी कुछ आपके इनपुट्स रहेंगे, स्विचेस है, पुश बटन्स है, फ्लोट स्विचेस है, जो भी कुछ आपके इनपुट्स है, तो आप यहाँ से इनपुट मॉड्यूल को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आउटपुट जो है आपके में भी मोटर रह सकते हैं, लैंप रह सकते हैं, फैन रह सकते हैं, सोलेनोइड वॉल्व रह सकते हैं, टाइमर्स रह सकते हैं। तो आप एक आउटपुट मॉड्यूल को ये आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बीच में ये पूरा आपका सॉफ्टवेयर के अंदर ये लैडर लॉजिक आप बना सकते हैं। लैडर लॉजिक बनाने के लिए यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं, जहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बोला कि NO स्विचेस एंड NC स्विचेस रहते हैं। NO मतलब नॉर्मली ओपन एंड NC मतलब नॉर्मली क्लोज स्विच रहते हैं। तो यहाँ पे उसके लैडर के जो कुछ रूल्स रहते हैं, रूल्स का यूज करके आप यहाँ पे लैडर लॉजिक बना सकते हैं। किसमें, तो बाय यूजिंग ऑफ PLC का जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करके आप ये लैडर लॉजिक बना सकते हैं। तो ये जो लैडर लॉजिक हम बनाने वाले हैं, तो ये जो है ये है पूरा आपका कंट्रोल सर्किट। जो अभी आपको मैंने पावर सर्किट एक्सप्लेन किया फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोटर का, तो उसी सर्किट, उसी पावर सर्किट का रेफरेंस लेके हमने ये लैडर लॉजिक का मतलब कंट्रोल सर्किट जो है वो PLC में ऐसे बनाए। जब आप PLC करोगे तब आप इस
कंट्रोल सर्किट बनाओगे तब आपको अच्छे से वो कैसे रन होता है एंड एग्जैक्टली उसकी फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन कैसे रन होती है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हम इसका पूरा ऑपरेशन जो है लैडर लॉजिक का वो पूरा इन डिटेल में हम सॉफ्टवेयर के लॉजिक में हम सीखने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको बेसिक पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट में क्या डिफरेंस रहता है ये आपको मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल आपको बताया एंड आउटपुट मॉड्यूल बताया। पीएलसी के अंदर इनपुट मॉड्यूल्स रहते हैं एंड आउटपुट मॉड्यूल्स रहते हैं। तो इस इनपुट एंड इट्स आउटपुट मॉड्यूल्स को हम क्या क्या इनपुट्स दे सकते हैं, क्या क्या आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट है हमारे इनपुट एंड आउटपुट फील्ड डिवाइसेस। अब इनपुट फील्ड डिवाइसेस एंड आउटपुट फील्ड डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, फर्स्ट हम इनपुट डिवाइसेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो इनपुट फील्ड डिवाइसेस कौन कौन से हैं जो कि हम इनपुट मॉड्यूल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका यूज हम इनपुट मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्विचेस है, पुश बटन्स है, ड्रम स्विच है, लिमिट स्विच है, फ्लोट स्विच है एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है। अभी इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके वर्किंग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है एंड इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं ये हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पे है जैसे इनपुट डिवाइसेस में स्विचेस एंड पुश बटन्स है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, आपने डेली रूटीन लाइफ में भी आपने ये स्विचेस देखे होंगे या आपने इसका यूज भी किया होगा, इसे ऑपरेट भी आप करते होंगे। तो ये है आपकी इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि स्विचेस है, अब स्विचेस एक इनपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं या करंट को इंटरप्ट करने के लिए स्विचेस का यूज किया जाता है। अब इसमें भी स्विचेस में भी दो टाइप के स्विचेस रहते हैं, नॉर्मली ओपन स्विच रहते हैं, नॉर्मली क्लोज स्विचेस रहते हैं। नॉर्मली ओपन स्विचेस मतलब क्या है, मीन्स जिसके कॉन्टैक्ट्स आर सेपरेटेड एंड नॉट कंडक्टिंग। नॉर्मली स्विचेस मतलब क्या, जिसके कॉन्टैक्ट्स आर सेपरेटेड एंड नॉन कंडक्टिंग। आई रिपीट, जिसके कॉन्टैक्ट्स आर सेपरेटेड एंड नॉन कंडक्टिंग मतलब जो है वो नॉर्मली ओपन स्विचेस रहते हैं। एंड नॉर्मली क्लोज स्विचेस मीन्स देयर कॉन्टैक्ट्स आर टचिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैन फ्लो बिटवीन देम, मीन्स नॉर्मली क्लोज स्विच। ओके, सो नॉर्मली ओपन स्विच एंड नॉर्मली क्लोज स्विच में मेजर ये डिफरेंस रहता है। सो आपकी जो स्विचेस रहते हैं इसमें भी मैकेनिकल स्विचेस रहते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस रहते हैं। मैकेनिकल स्विचेस रहते हैं तो उसमें पूरा मैकेनिकल कांटेक्ट रहता है एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस में पूरा वो सेमीकंडक्टर के ऊपर उसका ऑपरेशन डिपेंड रहता है, ऑन एंड ऑफ का। सो यहाँ पे अलग अलग हम स्विचेस यूज कर सकते हैं। एंड पुश बटन जो है वो पुश बटन्स आपने देखे होंगे, पुश बटन्स जो रहते हैं हम एक्चुएटर्स को प्रेस करके इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। पुश बटन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि उसका मैकेनिकल एक पार्ट रहता है एंड सेकंड वन एक इलेक्ट्रिकल पोर्शन रहता है। मैकेनिकल पार्ट मतलब क्या, ये पूरी बटन असेंबली रहती है एंड इलेक्ट्रिकल पोर्शन मतलब उसका कॉन्टैक्ट असेंबली रहता है, जिसका हम मैकेनिकल पार्ट जो रहता है आपका बटन असेंबली जो रहती है वो प्रेस एंड रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो है उसके असेंबली रहते हैं एनओ एंड एनसी के, मतलब ऑन एंड ऑफ के लिए इलेक्ट्रिकल पोर्शन उसका यूज किया जाता है। तो पुश बटन इसमें अलग अलग है, आप एनओ एनसी नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज पुश बटन यूज कर सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से भी उसके कैटेगरीज है, मशरूम हेड पुश बटन है, अगेन नॉर्मल पुश बटन्स भी रहते हैं, अगेन रिलीज करने वाले डबल स्विच वाले भी पुश बटन्स रहते हैं। तो इस पुश बटन्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि मोटर के लिए जो ऑलमोस्ट 3 फेज मोटर्स वगैरह रहते हैं, 3 फेज मोटर या पैनल के ऊपर जो आपके इनपुट्स रहते हैं तो वहां पे ये पुश बटन्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन है आपकी लिमिट स्विच। लिमिट स्विच किस लिए यूज किया जाता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द एक्चुएटर द डिवाइस ऑपरेट्स द कॉन्टैक्ट्स टू मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। मतलब जैसे कि लिमिट स्विच के कांटेक्ट की पोजीशन चेंज होती है जब उसका स्विच या नॉब या लीवर जो रहता है मशीन के मैकेनिकल पार्ट की वजह से एक्चुएटेड होता है। ये जो मैकेनिकल पार्ट मशीन से कनेक्ट होता है उसकी वजह से लिमिट स्विच का नॉब या लीवर एक्चुएट होता है, उसे एक्चुएटर या डॉक कहते हैं। तो उसका जो एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कन्वेयर सिस्टम में भी यूज किए जाते हैं लिमिट स्विच, लेकिन
इसका ऑलमोस्ट और एक एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी लिमिट स्विच का। मैकेनिकल मूवमेंट, मशीन की जो मैकेनिकल मूवमेंट है उसे स्टॉप करने के लिए भी एक लिमिट स्विच यूज किया जाता है। नहीं तो एक किसी भी मशीन का पर्टिकुलरली मूवमेंट, इनिशियल पर्टिकुलर मूवमेंट जो है उसे स्टॉप करने के लिए भी लिमिट स्विच यूज किया जाता है, या उसके अनादर मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए भी लिमिट स्विच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट है हमारा ड्रम स्विच। ड्रम स्विच जो है आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखता होगा कि ड्रम स्विच जो है आपका ऐसे यहाँ पे डायग्राम में जैसे दिखता है वैसे रहता है। ड्रम स्विच के ऊपर एक शाफ्ट रहता है जो ऑपरेटिंग लीवर को मींस एक्चुएटर को कनेक्टेड रहता है, जिसके ऊपर नंबर ऑफ कैम्स माउंटेड रहते हैं, जिसका यूज हम करके क्या कर सकते हैं, किसी भी ओवरहेड क्रेन्स को कंट्रोल करने के लिए, हॉइस्ट को कंट्रोल करने के लिए, या लॉन्ग ट्रेवल्स एंड क्रॉस ट्रेवल्स के ऑपरेशंस के लिए हम ड्रम स्विच का यूज कर सकते हैं, या किसी भी मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन की मोटर को एक्टिवेट करने के लिए भी हम ड्रम स्विच का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे सेंसर्स। अब सेंसर भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है। सेंसर्स में भी अलग अलग टाइप है, जैसे कि अभी यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी हम उसे कह सकते हैं। सो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर जो है वो किस लिए यूज किए जाते हैं। देखो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस विदाउट उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट हो या ना हो, फिर भी उसका प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स का यूज किया जाता है। सेंसर्स में भी, इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के भी दो टाइप्स रहते हैं। इसमें भी इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहते हैं एंड कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहते हैं। अब इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मतलब क्या, जो भी कुछ आपके सिस्टम रन करने के लिए जहाँ पे आपका मेटल डिटेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल जो स्क्रैप रहता है, स्क्रैप के लिए अगर आपको डिवाइस अलग अलग करने हैं, प्लास्टिक की बोतल सेलेक्ट करनी है, मेटल की बोतल अलग करनी है, ग्लास की बोतल अलग करनी है, तो वो कन्वेयर बेल्ट पे अलग अलग आपके यहाँ पे सेंसर्स रहते हैं कि उस सेंसर क्या करते हैं, मेटल के जो डिवाइसेस है वो डिटेक्ट करता है एंड उसे बाइफरगेट करता है। तो आप ऐसे अलग अलग सेंसर जो है यूज कर सकते हैं। सो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो मेटल डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। एंड कैपेसिटिव सेंसर्स भी रहते हैं, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो बहुत मेटालिक एंड नॉन मेटालिक फॉर्म को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे कैपेसिटिव सेंसर लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडक्टिव सेंसर सिर्फ मेटल डिटेक्ट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे सेंसर्स है जो जिसका यूज हम सेंसर के लिए कर सकते हैं। कल हमने ऑलमोस्ट ऑटोमेशन के पूरे वर्किंग प्रिंसिपल में हमने देखा था कि वहाँ पे 3 कंपोनेंट जो है वो मेजरली काम करते हैं, जैसे कि कंट्रोलर, सेंसर्स एंड एक्चुएटर। तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग सेंसर्स बताए थे जो कि फ्लो, लेवल, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमारे सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन है, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमें सेंसर क्या करने पड़ते हैं, यूज करने पड़ते हैं। तो ये है हमारे इनपुट डिवाइसेस जो कि हम इनपुट मॉड्यूल के, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं या इनपुट हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट्स हमें रिलेज है, कॉन्टैक्टर्स है, टाइमर्स, मोटर्स, लैम्प, सोलेनोइड वॉल, ब्रेकर्स, ऐसे अलग अलग आप आउटपुट क्या कर सकते हैं, आउटपुट मॉड्यूल्स, पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये रिले एग्जैक्टली वर्किंग क्या करते हैं। रिले आपने डायग्राम यहाँ पे देखते होंगे, तो आपने ऑलमोस्ट कॉलेज में जो प्रैक्टिकल आप करते हैं तो वहाँ पे आपने ये रिलेज या कॉन्टैक्टर्स को देखा होगा फिजिकली, उसका कैसे दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके कनेक्शन जो है वो कैसे करते हैं, इसका यूज क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो रिले है, रिले का यूज किसी भी सर्किट के सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। रिले एक स्विचिंग डिवाइस है, स्विचिंग कंपोनेंट भी हम उसे कह सकते हैं रिले को।
सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूंगी तो इन्वर्टर स्टेबलाइजर जो है ये एक रिले की तरह काम करता है, जहां पे रिले का यूज किया जाता है। रिले के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि उसके आर्मेचर वाइंडिंग रहती है, कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, कॉइल्स रहती है, स्प्रिंग रहते हैं, यानी योक भी रहता है। जो ऊपर का पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा योक है, एंड वहां पे आर्मेचर वाइंडिंग भी है, कॉन्टैक्ट्स भी है, एंड उसकी कॉइल भी रहती है जो कि NONC से कनेक्टेड रहती है। इसमें भी आप अलग अलग कैपेसिटी के आप रिलेज यूज कर सकते हैं। सो ये अब आर्मेचर का यूज क्या है, देखो आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो NO एंड NC कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करते हुए काम करते हैं, एंड जो कॉन्टैक्ट्स रहते हैं ये रिले का टर्मिनल रहता है, जहां हमें स्विचिंग करनी है उस सर्किट को हम कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करते हैं। एंड कॉइल जो है वो आर्मेचर एंड नंबर ऑफ जो भी आपका NO कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, उसे कनेक्ट रहती है। एंड स्प्रिंग जो है वो हमें रिले क्लोज मतलब जब हमें रिले क्लोज करता है तो आर्मेचर एंड जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है उसे कनेक्ट करता है, एंड स्प्रिंग यूज करके जो भी हम NC कॉन्टैक्ट से क्या कर सकते हैं उसे कनेक्ट हो जाता है। सो इसका वर्किंग अगर मैं बताऊं रिले का, तो जब रिले ऑफ रहता है तब कॉमन टर्मिनल एंड NC कॉन्टैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप कॉमन टर्मिनल पर पावर सप्लाई दोगे, जब उसे आप पावर सप्लाई आप ऑन करोगे तब NC कॉन्टैक्ट पर वो कनेक्ट होगा एंड वो कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी। सो ये ऐसे रिपीटेडली चलता रहता है, जब भी आप पावर सप्लाई दोगे वो कनेक्ट हो जाएगा, देन आफ्टर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे आप रिले का जो अराउंड उसका 1000 टाइम्स उसका लाइफ स्पैन रहता है, उसे ऐसे आप स्विच कर सकते हैं ऑन ऑफ स्विचिंग, इसीलिए इसे बोलते हैं रिले को स्विचिंग कंपोनेंट कह सकते हैं। इसका लाइफ स्पैन जो है अराउंड 1000 लाइफ स्पैन है उसके, 1000 टाइम वो स्विचिंग ऑन ऑफ वो करता रहता है। अब इसमें भी अलग अलग रिलेज के टाइप रहते हैं, वोल्टेज रिले, DC सीरीज करंट रिले, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रिले, अगेन लैचिंग रिले, ओवर करंट रिले, बायोमेटालिक थर्मल रिले, ओवरलोड रिले। तो हमारे सिस्टम में, हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम में जो भी हमारे कुछ रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें चाहिए उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस रिले का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे कॉन्टैक्टर। अभी कॉन्टैक्टर्स क्या रहते हैं, कॉन्टैक्टर्स यहाँ कॉन्टैक्टर्स जो है ये भी एक इंटरप्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट के लिए यूज किया जाता है। इसका भी जो इसमें भी दो टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्टर रहते हैं एंड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्टर जो है वो एक्चुएटेड बाय इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, जो भी कुछ है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम से वो क्या रहते हैं, एक्चुएटेड रहते हैं। जब पावर सप्लाई ऑफ रहता है, जब पावर सप्लाई ऑफ रहता है तब वहां पे करंट फ्लो नहीं रहता है, मीन्स कॉइल डी एनर्जाइज्ड रहती है। जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तब कॉइल एनर्जाइज्ड होती है, मतलब आर्मेचर की फिजिकल मूवमेंट की वजह से वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर आपको यहाँ पे मैं पूरा ऑपरेशन में यहाँ पे दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे देखिए मोटर है, 3 फेज लोड है, मोटर ही मतलब 3 फेज आपका लोड है जो कि एक कॉन्टैक्टर के थ्रू कनेक्ट है। वहां पे आपको NO कॉन्टैक्ट एंड NC कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखाया एंड वहां पे कॉमन टर्मिनल है। जो मैंने अभी बताया आपको, जब पावर सप्लाई ऑफ रहता है तब वहां पे करंट फ्लो नहीं रहता है, मीन्स पावर मतलब जो कॉइल जो है वो डी एनर्जाइज्ड रहती है। एंड जब हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तब कॉइल एनर्जाइज्ड होती है, मतलब आर्मेचर की फिजिकल मूवमेंट की वजह से वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट होती है। आर्मेचर की फिजिकल मूवमेंट की वजह से रिले के कॉन्टैक्ट ओपन एंड क्लोज होते हैं एंड ये कॉइल एंड कॉन्टैक्ट्स आर ये पूरा इंसुलेटेड करता है एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वहां पे नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ये इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो एग्जिस्ट नहीं होता। ऐसे ही ये पूरा कॉन्टैक्टर का वर्किंग रहता है। तो ये जो कॉन्टैक्टर है आप आउटपुट में यूज कर सकते हैं, किसी भी पावर सर्किट किसी भी कंट्रोल सर्किट के आउटपुट के लिए आप ये कॉन्टैक्टर्स यूज कर सकते हैं। फिजिकली अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ऐसा आउटपुट दिखता है, लेकिन कंट्रोल सर्किट में ये कॉन्टैक्टर ऐसे नहीं दिखते। हम आगे जाके हम देखने वाले कि आउटपुट एग्जैक्टली डिवाइसेस हम कैसे यहाँ पे शो करने वाले हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पे मोटर।
यहाँ पे ऐसे अलग अलग आप मोटर कौन सी भी हो सकती है, आपकी सिंगल फेज मोटर हो सकती है, 3 फेज मोटर हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है, जो कि ये पूरा आउटपुट डिवाइसेस में आप यूज कर सकते हैं। सोलेनाइड वॉल है, ये भी एक पूरा मैकेनिकल मूवमेंट, मशीन के पूरे मैकेनिकल मूवमेंट के लिए सोलेनाइड वॉल भी एज आउटपुट यूज कर सकते हैं। अगेन आप लैम्प भी एक यूज कर सकते हैं, फैन यूज कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर एक, ये भी एक ऑल्सो आपका आउटपुट डिवाइस है। ये भी आउटपुट जो है कि कौन सा भी आउटपुट है, आपका लैंप है, सर्किट ब्रेकर है, सोलेनाइड वॉल है, कॉन्टैक्टर है, जो भी कुछ आपका आउटपुट है, तो आप जब ऑटोमेशन की, कंट्रोल सर्किट की लैडर लॉजिक में डायग्राम बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको आउटपुट एक ही यूज करना है। आउटपुट का एक ही यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहता है, सिर्फ वहाँ पे आपका नेमिंग चेंज होता है। आउटपुट यहाँ पे एक ही हिसाब से हम शो करते हैं। वहाँ पे लैंप है तो अलग है, सर्किट ब्रेकर है तो अलग है, कॉन्टैक्टर है तो अलग है, ऐसे नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको आउटपुट का स्पेसिफिकेशन या आउटपुट हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं हार्डवेयर में, ये आपको मैं सिर्फ यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। लेकिन इनपुट्स एंड आउटपुट में जो भी हम इनपुट्स एंड आउटपुट्स यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल को एंड आउटपुट मॉड्यूल को कनेक्ट करने वाले हैं लैडर लॉजिक के थ्रू, यहाँ पे एनओएनसी का कॉन्टैक्ट एंड आउटपुट के कॉइल का यूज करके ही हम यहाँ पे उसे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। सो होप सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आज आपको पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट, ऑटोमेशन का पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट, इसके बारे में आपको यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया है। एंड सेकंड वन थिंग कि आपको इस इनपुट मॉड्यूल को एंड आउटपुट मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो भी कुछ इनपुट फील्ड डिवाइसेस एंड आउटपुट फील्ड डिवाइसेस रहते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है, सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको इतना ही यहाँ इस वीडियो में आपको मैंने बताया। होप सो कि आप को समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप बाद में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।